नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। आर्थिक पैकेज की घोषणाओं पर कांग्रेस का निर्मला सीतारमण पर तंज। सुरजेवाला बोले खोदा पहाड़ निकला जुमला। जी हां दोस्तों, कोरोना के कारण उपजे आर्थिक संकट से देश को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार दूसरे दिन आर्थिक पैकेज को लेकर कई अहम घोषणाएं की। हालांकि वित्त मंत्री की घोषणाएं कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर वित्त मंत्री पर हमला किया है। उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ खोदा पहाड़ निकला जुमला। वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, छोटे कारोबारियों और किसानों और मिडिल क्लास के लिए कई घोषणाएं की हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा, तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया है। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए की मदद। 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर उठाई प्रवासी लोगों की बात, ट्वीट की मजदूरों की कहानी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों और गरीबों की व्यथा दर्शाते हुए एक बहुत ही मार्मिक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में बड़े शहरों से अपने घरों को पैदल ही पलायन कर रहे लोगों की दुर्दशा दिखाई गई है। इसके साथ ही उस वीडियो में एक गाना भी बजता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसमें भी मजदूरों का दुखी बयान किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार कोशिशें करते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान ही राहुल गांधी ने सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए थे। वीडियो के साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। बता दें कि राहुल गांधी का यह ट्वीट इसलिए अहम है क्योंकि आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों, प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए दी जाने वाली कई रियायतों की घोषणा की है। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिक्कत शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को ही उठानी पड़ रही है, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पैसों और काम के अभाव में मजदूर वर्ग बड़े शहरों अपने घर वापस जाने को बेबस हुआ। इसी वजह से सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई और बसों की भी व्यवस्था की, लेकिन फिर भी अभी सड़कों और तमाम हाईवे पर लोगों का जत्था पैदल चलता नजर ही आ ही जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश को झटका देने की तैयारी में कमलनाथ, उपचुनाव से पहले करेंगे उठापटक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी समर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में लाकर कमलनाथ का तख्ता पलटने के बाद शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठ चुके हैं, मगर कमलनाथ भी इतनी आसानी से सियासी बाजी में हार मानने को तैयार नहीं है। उपचुनाव सर पर है और कमलनाथ के बयानों ने भाजपा के खेमे में खलबली मचाई हुई है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सियासी घमासान के लिए भाजपा और कांग्रेस अपनी कमर कस चुके हैं, मगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 पूर्व विधायकों से संपर्क का दावा करके भाजपा के सियासतदानों की नींदें उड़ा दी हैं। हालांकि जवाबी हमले में भाजपा ने कमलनाथ को खुद अपना घर बचाने की सलाह दे डाली है, मगर अंदर खाने पार्टी के वरिष्ठ नेता इस भीतरघात से आशंकित हैं। अभी तक इस उपचुनाव में सिंधिया के साथियों को तरजीह देने का ऐलान किया गया है। यहां तक कि 24 में से 22 टिकट इन्हीं कांग्रेस के बागियों को दिए जाने की चर्चा जोरों पर है, मगर अब भाजपा को अपनी ही पार्टी के बागियों की ओर से डर सता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने गए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव होने थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी ही रह गए थे। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी वजह से उन्हें विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने वाली थी। बता दें कि चुनाव के मैदान से अपना नाम वापस लेने की समय सीमा 14 मई तक ही थी। यही वजह है कि आज अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिस वजह से चुनाव की जरूरत भी खत्म हो गई। महाराष्ट्र की विधान परिषद में जो 9 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, उनमें शिवसेना के 2, एनसीपी के 2, कांग्रेस के 1 और बीजेपी के 4 सदस्य शामिल हैं। शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नीलम गोऱ्हे, एनसीपी की तरफ से शशिकांत शिंदे और अमोल मिटकरी और कांग्रेस की तरफ से रमेश कारद विधान परिषद के लिए चुने गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी ही पार्टी की सरकारों के खिलाफ आरएसएस का मजदूर संगठन बीएमएस 20 मई को करेगा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध भारतीय मजदूर संघ ही अपनी भाजपा पार्टी के श्रम कानून के संबंध में लिए गए फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। आरएसएस से संबंध भारतीय मजदूर संगठन ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के फैसले को वापस के लिए 20 मई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। बता दें, देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें लाखों प्रवासी मजदूरों के रोजगार छीन लिए। इसके बाद कई राज्यों ने श्रम कानूनों को हटाया और उनमें बदलाव किए। राज्यों ने ये तर्क दिया कि मजदूरों के हितों को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है, जिस पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे। लेकिन अब आरएसएस से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। संघ ने राज्यों के उठाए इन कदमों को एंटी वर्कर करार दिया, साथ ही प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों का टूट रहा सब्र, मुंबई समेत कई शहरों में घर वापसी के लिए जमकर किया बवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महासंकट के बीच देश में लॉकडाउन लागू है और इसकी सबसे बड़ी मार देश के करोड़ों मजदूरों पर पड़ी है। यातायात के साधन बंद होने की वजह से मजदूर जहां थे वहां पर ही फंस गए और पैदल या साइकिल पर सवार होकर ही घर वापस जाना पड़ रहा है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों के हंगामे, घर जाने की अपील को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो विचलित करती हैं। जिन मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा नहीं मिल रही है, वह पैदल घर की ओर से निकल रहे हैं या स्थानीय प्रशासन से अपील कर रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर मजदूरों का गुस्सा फूटा। यहां नागपाड़ा इलाके में सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। बेलासिस रोड के पास मजदूरों ने अपने घर उत्तर प्रदेश भेजने की मांग की, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई तो स्थानीय पुलिस ने लाठीचार्ज कर मजदूरों को भगाया। दूसरी ओर गुजरात के कच्छ में भी प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। कच्छ के गांधी धाम में सैकड़ों मजदूरों ने सड़क पर हंगामा किया, हाईवे को ब्लॉक कर दिया और जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया तो उन पर ही पत्थर बरसा दिए। मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने टिकट के पैसे दिए हैं, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था अब तक नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सड़क से ही बिहार लौट रहे मजदूरों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हरियाणा से निकलकर बॉर्डर पर जमा हुए मजदूरों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में मालिक हमें घर जाने को कह रहा है, इसलिए हम निकल गए, लेकिन बिहार की सरकार उनके घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इसके बाद मजदूरों को स्थानीय शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश भाजपा में बगावत के सुर, शिवराज को उनके ही पूर्व मंत्री ने दी चेतावनी, सरकार बनने के बाद अनदेखी का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश भाजपा में अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उन्हें अपनी हिस्सेदारी नहीं देती है तो वे दूसरे विकल्पों को तलाशने के बारे में सोच सकते हैं। दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के खतरे से ठीक पहले हुई सियासी उठापटक में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी। दरअसल कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई थी। यह सभी 22 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। हालांकि इनकी शर्त थी कि उन्हें राज्य में होने वाले उपचुनाव में टिकट दिया जाएगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेल मंत्रालय में कोरोना ने दी दस्तक, रेल भवन 2 दिन तक किया गया सील। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के रेल मंत्रालय तक भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली स्थित रेल भवन में तैनात डीजी आरपीएफ ऑफिस का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने के बाद बुधवार को 2 दिन के लिए ऑफिस सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेल भवन के 4थे तल पर स्थित रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार के कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात एक कर्मचारी को 6 मई को पृथकवास में भेजा गया था। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार रेल भवन 14 और 15 मई को बंद रहेगा। इस दौरान सभी कमरों समेत पूरे भवन को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। रेल भवन में ही रेलवे बोर्ड का दफ्तर है। बता दें कि रेल भवन के डीजी ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी दिल्ली में ही दया बस्ती इलाके में रहता है। दया बस्ती इलाके में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद वह बीमार हो गया था। यह कर्मचारी अंतिम बार 6 मई को रेल भवन आया था। बाद में तबियत खराब होने के बाद वह छुट्टी पर चला गया। गुरुवार को कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद रेल भवन को सील कर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स से आवंटित हुए 1000 करोड़ रुपए, लेकिन प्रवासियों को कुछ नहीं मिलेगा, चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गुरुवार को दावा किया कि पीएम केयर्स कोष से 1000 करोड़ रुपए के आवंटन के बावजूद प्रवासी श्रमिकों को हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह राशि राज्यों को मिलेगी ताकि वे मजदूरों की यात्रा और उनके रहने खाने के खर्च का भुगतान कर सकें। उन्होंने ट्वीट किया, पीएम केयर्स से प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृपया समझने में गलती मत करिए, यह पैसा प्रवासी श्रमिकों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि राज्य सरकारों को प्रवासी कामगारों की यात्रा, रहने, दवा और खाने के खर्च के लिए दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के हाथों में कुछ नहीं मिलेगा। चिदम्बरम ने कहा, बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए एक प्रवासी कामगार अपने गांव पहुंचता है, लेकिन वहां उसके लिए कोई रोजगार नहीं है, उसके पास कोई आय नहीं है, वह और उसका परिवार कैसे गुजारा करेगा। गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने बुधवार को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार पीएम केयर्स फंड से आवंटित किए गए 3100 करोड़ रुपए में से करीब 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर की खरीद और 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए निर्धारित किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैकेज पर एक्सपर्ट्स की राय, नकदी कम, गारंटी ज्यादा। विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री बोले, टैक्स में राहत काफी नहीं। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के मेगा पैकेज में से करीब 6 लाख करोड़ रुपए के हिस्से के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विस्तार से जानकारी दी थी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को कर्ज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज जारी करने और बिजली कंपनियों में 90,000 करोड़ रुपए डालने जैसे अहम कदमों का वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। इस पैकेज को लेकर देश के दिग्गज अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स की राय भी सामने आई है। एक तरफ कई एक्सपर्ट्स ने इसे रोजगार के अवसरों के लिए एक अच्छा उपाय बताया है, तो कई जानकारों का कहना है कि गरीबों के हाथों में रकम पहुंचाने की जरूरत है। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने इस पैकेज को लेकर कहा है कि इससे ज्यादा अहम यह होगा कि हम लॉकडाउन से किस तरह से निकलते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स में राहत देना ही काफी नहीं है, गरीब लोगों को कैश दिया जाना चाहिए। हालांकि इसके चलते महंगाई भी बहुत नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय में मैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत देखता हूं। समस्या लोगों की धारणा भी है जो ज्यादा खतरा मान रहे हैं। इससे रिकवरी का पूरा प्रोसेस ही प्रभावित हो सकता है। हमें यह देखना है कि हम कैसे इसे बैलेंस करते हैं। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सर्वे, लॉकडाउन में 67% मजदूरों को गया रोजगार, 74% लोग आधा पेट भूखा रहने को विवश। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के कारण अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग इससे ग्रसित हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वे है गरीब मजदूर जनता का। भारत में भी कोरोना महामारी की वजह से लाखों मजदूर अपने घरों से दूर भुखमरी और लॉकडाउन का शिकार हो गए। इस बीच हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं, सैकड़ों की जान चली गई और कईयों ने पैदल चलते हुए दम तोड़ दिया। क्या है ये सर्वे? इसी बीच अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सतत रोजगार के लिए केंद्र ने 10 नागरिक सामाजिक समूहों की मदद से एक सर्वे कराया है, जिसने लॉकडाउन के दौरान गए रोजगार और कंगाली से जुड़े कई प्रमाण पेश किए हैं। इस सर्वे के अनुसार लॉकडाउन के बीच 67% लोगों की नौकरी चली गई है। ये पूरी आबादी का 2/3 हिस्सा है। इतना ही नहीं, ये सर्वे कहता है कि शहरों में 10 में से 8 मजदूर और गाँव में 10 में से 6 श्रमिक का रोजगार छीन लिया गया। इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि लॉकडाउन
लॉकडाउन के कारण 74% लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी जरूरत के हिसाब से खाना भी उपलब्ध नहीं है। वहीं इस सर्वे में यह भी पता लगा कि इसमें 61% परिवारों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो हफ्ते भर का राशन भी अपने परिवार के लिए खरीद सके। इस सर्वे में 13 अप्रैल से 9 मई के बीच 4000 लोगों से बातचीत कर यह सर्वे पूरा किया गया है। इसमें झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, पश्चिम बंगाल राज्य को शामिल किया गया। इस सर्वे में रोजगार और सरकारी योजनाओं की मौजूदा हालात जानने के लिए ये सर्वे किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।